हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 1 की, जिसके अंदर हम देखेंगे इमेज कंप्रेशन। तो आज हम इमेज कंप्रेशन के सारे बेसिक्स देखेंगे, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कंप्रेशन होता है, क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कंप्रेशन की क्या नीड है, कहाँ कहाँ किस तरह से लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा मोटिवेशन क्या था कंप्रेशन के लिए। तो हमें कंप्रेशन करने की ज़रूरत पड़ी क्यों, इमेज में ऐसा क्या हो रहा था कि हमें इमेज कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ रही थी। सो बेसिकली क्या होता है, डिजिटल इमेज जो है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है स्टोरेज करने के लिए, या बहुत बड़ा बैंडविड्थ लेता है ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि हमें पता है जब किसी भी चीज़ को हम किसी चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं तो हमें बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ लगेगा हमारा कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगा। जो सेंड करते हैं हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारा टाइम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। तो हमें इस टाइम एंड कॉस्ट को कम करना होता है। साथ ही साथ स्टोरेज में भी हम अगर ज़्यादा स्पेस लेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो और हम कम स्टोर कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमें किसी भी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे एक 640x480 कलर इमेज जो है वो करीब करीब 1 MB ऑफ स्पेस ले लेता है। तो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 1 MB स्पेस कैसे ऐसे बोल रहे हैं अचानक से। तो इसका ना एक तरीका होता है, आप चाहें तो किसी भी इमेज को उसके कितना साइज उसमें लगेगा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये बोला गया है 640x480 कलर इमेज है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो 640x480 क्या हो गया, इसका ये हाइट एंड विड्थ हो गया इमेज का, ठीक है। मतलब इतने रोज़ इतने कॉलम्स होंगे, तो ये इतने सारे पिक्सल्स होंगे, समझ रहे हैं, इतने सारे पिक्सल्स हैं इमेज में। और जब कलर इमेज होता है तो एक जनरल कलर इमेज अगर की बात करें तो वो RGB पैटर्न फॉलो करता है। तो एक पिक्सल जो है वो क्या करता है, टोटल 3 बाइट या 24 बिट जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू के लिए सबके लिए 8 बिट, ठीक है। RGB कलर जो है ये 8 बिट सबके लिए स्टोर करके रखता है। तो इसको क्या करेंगे, टोटल 24, एक पिक्सल जो है वो 24 बिट स्टोर करता है। इतना बिट हो गया, इतना जो है ये स्पेस ले रहा है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम बाइट में, तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 8 करना होगा। उसके बाद KB में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद MB में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से डिवाइड करना होगा। तो आप देखेंगे जब ये सारा करेंगे तो ये करीब करीब 1 के बराबर आएगा। तो 1 MB का स्पेस लेता है एक 640x480 का कलर इमेज। सिमिलरली अगर किसी एक वीडियो की बात की जाए, कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन वीडियो, SD वीडियो जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का नहीं होता है, हाई क्वालिटी का तो HD वीडियो या उससे भी हाई वाले होते हैं, ये एक सेम स्टैंडर्ड वीडियो की बात कर रहे हैं। 720x480 का मूवी, ये अगर 2 घंटे की मूवी है ना और उसे 30 FPS पे चला रहे हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, क्योंकि वीडियो जो है वो कुछ फ्रेम्स पर सेकंड चलते हैं, तो उसका स्टोर करने के लिए हमें 208 GB की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ये देख लेते हैं कि 208 कैसे हुआ, ये इतना कैसे हो गया। तो देखिए 720x480 इतने तो पिक्सल हो गए, ठीक है, इतने पिक्सल हो गए एक इमेज में, ठीक है। और कलर इमेज है तो एक पिक्सल में 24 बिट है RGB के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे एक इमेज का बिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 30 ऐसे इमेज बनेंगे, 30 इमेज क्रॉस होंगे, ठीक है। तो एक सेकंड के वीडियो को चलाने के लिए 30 ऐसे इमेज बनाने पड़ेंगे 2x30, ठीक है। अब एक सेकंड का अभी बस वीडियो बना है, उसमें इतना बिट लग गया। अब अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी हमें 60 मिनट का वीडियो बना, मतलब 1 घंटे का, और ये 2 घंटे की मूवी है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, ठीक है। तो ये 60 मिनट का बना। ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड, सॉरी 30 फ्रेम्स पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 30 फ्रेम्स लगे, ये तो 1 सेकंड का बना। इसको 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट का बना, ये अभी तो 1 मिनट का ही बना। अब इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 घंटे का बनेगा। पहले 2 घंटे की बात चल रही ना, 2 मिनट की नहीं। तो अब फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 1 घंटे का बना, और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 घंटे का मूवी बना। इतने बिट्स लगेंगे 2 घंटे की मूवी में। अब बिट में तो आंसर होगा नहीं, इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बाइट में। अब बाइट तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा आंसर, तो इसको किलो बाइट में कन्वर्ट करेंगे 1024 से डिवाइड करके।
और फिर किलोबाइट में भी बहुत होगा, तो इसको 1024 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये मेगाबाइट में जाएगा। एमबी में भी आंसर बहुत बड़ा होगा, तो इसको जीबी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1024 से डिवाइड करेंगे, तो ये अराउंड आप करके देखिएगा 208.53 ऐसे करके कुछ जीबी में इसका आंसर आएगा। तो इतना ज़्यादा स्पेस लगता है अगर हम इमेज को कंप्रेस ना करें, वीडियो को कंप्रेस ना करें, तो एक 2 घंटे की स्टैंडर्ड डेफिनेशन मूवी को स्टोर करने में 208 जीबी स्पेस लग जाएगा। बट कभी आपने सोचा है कि एक जो सीडी या डीवीडी जिसमें हम ये मूवी लाते थे या स्टोर होते थे, वो कितने साइज़ का रहता था? 208 जीबी का रहता था क्या? बिल्कुल नहीं। वो 1.5 जीबी की सीडी आती थी, वो भी 2 पार्ट में, 750 MB की 2 सीडी आती थी। ठीक है, 750 MB की 2 सीडी आती थी और उसमें वो मूवी आ जाती थी। तो कैसे 208 जीबी की मूवी ये केवल 1.5 जीबी में आ जाती थी? ठीक है, या 750 MB में आ जाती थी। ठीक है, तो ये क्यों होता था और कैसे होता था? इसके लिए ही हमें कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ी कि कंप्रेशन जो है वो इमेज के साइज़ को रिड्यूस करता है सच दैट कि स्टोरेज कम लगे और बैंडविड्थ भी जो है उसको ट्रांसमिट करने में कम लगे। यही मेन काम था कंप्रेशन का। ठीक है, तो आप चेक करिएगा, कभी भी आप इमेज क्लिक करते हैं अपने मोबाइल में, उसका साइज आप चेक करिएगा, वो ऐसे 5 MB या ऐसे करके कुछ आता है, 4.2 MB। और जब वो आप सेंड करते हो ना, तो वो आप व्हाट्सएप वगैरह पे चेक करिएगा, वो कुछ केबीज़ में आ जाता है। ठीक है, या बहुत लेस MB में आता है या केबीज़ में आ जाता है। कैसे? वो ऑटोमेटिकली कैसे? क्योंकि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, व्हाट्सएप है या जो भी है, फेसबुक या वगैरह, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने कंप्रेशन एल्गोरिदम लगा रखा है जो आपके इमेज को कंप्रेस करके स्मॉलर साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना बैंडविड्थ बचाना है, उन्हें तो अपना स्टोरेज स्पेस बचाना है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देते हैं। इसीलिए कंप्रेशन का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है इन केस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। बिना कंप्रेशन के इमेज प्रोसेसिंग का काम बहुत ही ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, हमारा बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा और हम चीज़ों को कम टाइम में और कम पैसे में यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इमेज कंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंप्रेशन के बारे में, ये कैसे होता है और होता क्या है कंप्रेशन। देखिए, डेटा कंप्रेशन जो है वो बेसिकली इट एम्स एट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लेस नंबर ऑफ डेटा यूज़ करें, उसे ही कहते हैं डेटा कंप्रेशन। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जस्ट कोई हमें मैसेज, इन्फॉर्मेशन इज़ द जस्ट मैसेज का मीनिंग। ठीक है, अब मैसेज जो है उसको डिफरेंट तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो सेम मीनिंग मैसेज को लेस डेटा में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, कम डेटा लेके, या मोर डेटा लेके भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसे लेस डेटा में इंटरप्रेट करते हैं तो इसे ही कहते हैं डेटा कंप्रेशन, कि हमने डेटा बचाया। ठीक है, कंप्रेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल किया। जैसे अभी एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, देखिए, योर वाइफ हेलेन विल मीट यू एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन एट 5 minutes past 6 PM टुमारो नाइट। अब इस तरीके से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि तुम्हारी पत्नी हेलेन जो है तुम्हें लोगन एयरपोर्ट पर मिलेगी बोस्टन में 6:05 पे कल रात में। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि योर वाइफ विल मीट यू एट लोगन एयरपोर्ट एट 5 minutes past 6 PM टुमारो नाइट। तुम्हारी वाइफ तुमसे मिलेगी लोगन एयरपोर्ट पे 6:05 में कल रात। उसे तो पता ही है ना कि वाइफ का क्या नाम है, हेलेन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे ही कहते हैं रिडंडेंट डेटा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं रिडंडेंट डेटा, जिसके बिना काम चल सकता है। ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन को करने के लिए रिडंडेंट डेटा हम हटा सकते हैं। ठीक है, और लोगन एयरपोर्ट बोस्टन में है तो अलग से बोस्टन बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर, लोगन एयरपोर्ट बोस्टन में ही है। सिमिलरली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हेलेन विल मीट यू एट लोगन एट 6 PM टुमारो नाइट। योर वाइफ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हेलेन बोलने से ही पता चल जाएगा उस आदमी को हेलेन उसकी वाइफ की बात है। वो मिलेगी कहाँ पे? लोगन में। लोगन एयरपोर्ट ही है, लोगन एयरपोर्ट का ही नाम है, तो पता चल जाएगा कि लोगन है। और 5 मिनट बाद बोलने से कोई मतलब नहीं है, 6 बजे वो पहुंच जाएगा तो उसका काम हो जाएगा, 6:05 में ऐसा कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम इन्फॉर्मेशन को 3 तरीके से, 3 तरह के डेटा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसे हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्सन है, यहाँ मीडियम वर्सन है और यहाँ कंप्रेस्ड वर्सन है। तो सेम डेटा को हम कंप्रेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही जो है एग्जाम्पल है डेटा कंप्रेशन का। इसीलिए सेम इन्फॉर्मेशन जब हम डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा रिडंडेंसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब लेस नंबर ऑफ रिडंडेंट डेटा यूज़ करते हैं या रिडंडेंट डेटा यूज़ ही नहीं करते तो हम बोलते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, तो यही डेटा कंप्रेशन है। अब देखिए, मान लीजिए डेटा पहले जो था n नंबर ऑफ बिट्स, n1 नंबर ऑफ बिट्स कैरी कर रहा था। हमारा कोई डेटा सेट 1 था, उसमें n1 नंबर ऑफ बिट्स थे। ठीक है,
जैसे योर वाइफ लोगन हेलन विल मीट यू एट लोगन एयरपोर्ट एट 6 PM पास्ट 5 मिनट पास 6 PM टुमारो नाइट। ये सपोज इस तरह से लंबा एक है, वो N1 यूनिट्स में उसका डेटा है। मान लो उसे हम कंप्रेशन एल्गोरिदम लगा के डेटा सूट 2 के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें केवल N2 यूनिट है, मतलब कम है कुछ, ठीक है, कंप्रेशन करना है तो कम हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे कि कंप्रेशन रेशियो क्या है, अगर कंप्रेशन रेशियो की बात करें कि कितना कंप्रेस हुआ है डेटा, तो वो होता है N1/N2, कि N1 कितना बिट्स लगा डिवाइडेड बाई N2 हम कितना कम बिट में उसको रिप्रेजेंट किए, तो इसे ही कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको ज़रूर याद रखनी होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा कि कंप्रेशन रेशियो क्या है। कंप्रेशन रेशियो कि आप पहले कितना बिट यूज़ कर रहे थे उसी डेटा के लिए और अब कितना बिट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो मूवी था वो 208 GB का था और उसे हमने 2 GB में रिड्यूस कर दिया, तो हमारा कंप्रेशन रेशियो क्या हुआ, डिवाइड कर दीजिए 104। 104 इज़ आवर कंप्रेशन रेशियो। इस तरह से कंप्रेशन रेशियो हम डिनोट करते हैं। तो फिर रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी एक नया टर्म है, ये कैसे हम डिनोट करते हैं, तो ये होता है RD इज इक्वल टू 1-1/CR। अगर ये काम कर देते हैं तो ये होता है रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो जैसे अभी ये हम वीडियो वाला एग्जांपल ले लें, तो हमारा डेटा रिडंडेंसी क्या हो जाएगा, 1-1/CR इज़ 104। तो दिस इज़ लाइक 104 - 1/104, सो दिस इज़ 103/104। तो इतना डेटा जो है रिडंडेंट था। सो सपोज 90 समथिंग% डेटा जो है हमारा रिडंडेंट हो जाएगा, 99% डेटा के आसपास रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रिडंडेंसी निकलती है 0 पॉइंट ऐसे करके 9 या 99 इस तरह से निकलती है। इसको जब परसेंटेज में करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में हमारा रिजल्ट निकलता है। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्रेशन रेशियो और रिडंडेंसी क्या है। कंप्रेशन रेशियो होता है कि हम पहले कितने बिट्स में डेटा रिप्रेजेंट कर रहे थे डिवाइडेड बाय अब कितने बिट्स में डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रिडंडेंसी है हमारा रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी 1 - 1 अपॉन हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है, यही है रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज़ हमारा N1 जो था पहले 10 बिट था, 10 बिट में किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कंप्रेशन के बाद हमने उसे केवल 1 बिट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारा जो कंप्रेशन रेशियो हो गया वो 10:1, या मतलब 10। अगर सीधे सीधे बात करें तो ये 10 हो गया। और अगर हम रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 - 1/10। सो दिस इज़ 10 - 1/10, सो 9/10 दैट इज़ 0.9। मतलब अगर परसेंटेज में बात करें तो 90% डेटा जो है वहाँ पे रिडंडेंट था, ठीक है। और कुछ इसके केसेस बनते हैं, जैसे अगर N2 और N1 दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन रेशियो 1 हो गया, क्योंकि N1/N2 क्या होगा, दोनों बराबर हैं तो कट के 1 हो जाएगा। कंप्रेशन रेशियो कुछ नहीं है, 1 है। और RD रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 1/1 1 - 1/1, सो दिस इज़ 1 - 1/1, सो 0/1, सो 0। तो हमारा रिडंडेंसी 0, मतलब कुछ रिडंडेंट ही नहीं था। देन अगर N2 जो है बहुत छोटा हो गया N1 से, मतलब कंप्रेशन रेशियो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो N1/N2 होता है ना, तो N2 जो है बहुत छोटा हो गया, N1 जो है बहुत बड़ा हो गया, तो ये इनफाइनाइट चला गया हमारा कंप्रेशन रेशियो। और जैसे कंप्रेशन रेशियो इनफाइनाइट जाएगा तो रिडंडेंसी 100% हो जाएगी। 1/1 - इन्फिनिटी क्या होता है, 1/∞ इज़ 0, सो 1 - 0 इज़ 1, तो रिडंडेंसी जो है हमारा 1 हो जाएगा। और अगर N2 सपोज बहुत बड़ा हो गया N1 से, ठीक है, तो हमारा कंप्रेशन रेशियो 0 हो जाएगा, कुछ कंप्रेस हम कर ही नहीं पाएँ, और रिडंडेंसी हमारा -∞ हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में हम इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस बना लोगे जब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ डेटा रिडंडेंसी। तो क्या क्या टाइप की डेटा रिडंडेंसी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 मेन टाइप की डेटा रिडंडेंसी पाई जाती है। एक होता है कोडिंग रिडंडेंसी, एक होता है इंटरपिक्सल रिडंडेंसी और एक होता है साइको विजुअल रिडंडेंसी। 1 बाय 1 हम तीनों देख लेते हैं। तो देखिए कोडिंग रिडंडेंसी क्या होती है। कोडिंग रिडंडेंसी कहती है कि जो हम सिस्टम ऑफ सिंबल यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लेस नंबर ऑफ पिक्सल से भी, लेस नंबर ऑफ डेटा से भी, लेस नंबर ऑफ बिट से भी रिप्रेजेंट हो सके। तो इस तरह से वहाँ पे जो रिडंडेंसी आती है उसको बोलते हैं कोडिंग रिडंडेंसी। जैसे मान लीजिए हम कोई 8 बिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रे इमेज में होता है ना, 8 बिट से डिनोट करते हैं हर एक चीज़ को। तो 8 बिट के थ्रू अगर हम नंबर 2 को अगर डिनोट करें तो 8 बिट में क्या होगा, ये 0 0 0 0 0 0 1 0, ये हुआ 2। और अगर हम 255 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो देखिए 255 के लिए तो हमें 8 बिट का यूज़ हुआ पूरा का पूरा, बट क्या
नंबर 2 को यूज़ करने के लिए हमें 8 बिट की ज़रूरत थी क्या? हम केवल 1 0 से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे ना इसे। हम ये केवल 2 बिट से भी यूज़ कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये 6 बिट जो हमें एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इस तरह की रिडंडेंसी को कहते हैं कोडिंग रिडंडेंसी। कि अगर हम सही कोडिंग का इस्तेमाल करें तो छोटे डेटा के लिए हम छोटे कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की रिडंडेंसी ही कोडिंग रिडंडेंसी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट नंबर ऑफ बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कोडिंग रिडंडेंसी क्या है, कि अगर स्मॉलर हमारा इन्फॉर्मेशन है तो उसको स्मॉलर कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बड़ा कोड है तो उसको बड़े इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्या होता है कि जो चीज़ रिपीटिव यूज़ होता है, कि रिपीटेटिव कोई नंबर जो है 2 जो है वो 10 बार आया है, ठीक है, और कोई नंबर सपोज़ वो 5 है, वो केवल 1 बार आया है। तो जो चीज़ ज़्यादा बार आ रही है उसको हमें ज़्यादा बार लिखना होगा, तो इसको एक छोटा स्मॉलर कोड दे देंगे, ठीक है, और जो चीज़ कम बार आ रही है उसको एक लार्जर कोड दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगी कि जो चीज़ ज़्यादा बार आ रही है वो स्मॉलर कोड की वजह से कम स्पेस लेगी, और जो चीज़ कम बार आ रही है वो उसमें थोड़ा लार्जर कोड भी रहेगा तो ज़्यादा स्पेस लेगी। तो ओवरऑल जो हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कम नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह की रिडंडेंसी कोडिंग रिडंडेंसी में चली जाती है। नेक्स्ट है इंटरपिक्सल रिडंडेंसी। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्पेशियल रिडंडेंसी और एक होता है टेम्पोरल रिडंडेंसी। तो देखिए स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्या होता है। स्पेशियल रिडंडेंसी क्या कहता है कि जो हमारा नेबरिंग पिक्सल होता है ना, ये को रिलेटेड होता है 2D इमेज में। जैसे कोई भी हमारा ये इमेज है 3x3 का, तो ये पिक्सल जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है ये सारे पिक्सल से, ये इसके नेबरिंग पिक्सल है। तो हमें सारे पिक्सल वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक पिक्सल स्टोर कर रहे हैं तो हम आसपास के इन्फॉर्मेशन को यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह के रिडंडेंसी को कहते हैं स्पेशियल रिडंडेंसी, ठीक है। वी डू नॉट नीड टू स्टोर ऑल द पिक्सल इन्फॉर्मेशन। और टेम्पोरल रिडंडेंसी क्या कहता है, ये वीडियोज़ वगैरह में यूज़ होती हैं। जैसे वीडियो में क्या होता है, मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं जो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं, लाइक 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 फ्रेम्स के बीच में बिटवीन 2 फ्रेम्स, एक फ्रेम 1 है और एक फ्रेम 2 है, इस दोनों के बीच में करीब करीब 90% इन्फॉर्मेशन जो है सेम रहती है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक फ्रेम को स्टोर करें। मान लीजिए कोई आदमी चल रहा है, तो वो 2 फ्रेम के बीच में क्या होगा, उसका हाथ जो है थोड़ा सा मूव करेगा और पैर भी जो है थोड़ा सा मूव करेगा। एक फ्रेम में ऐसा है तो दूसरे फ्रेम में बस थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, पैर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये 2 फ्रेम के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो हम ज़रूरी नहीं कि हर एक फ्रेम को स्टोर करें। तो इस तरह से अगर हम कुछ फ्रेम्स को बीच में डिस्कार्ड भी कर दें, ठीक है, स्टोर ना भी करें तो काम चलेगा। और इस तरह की रिडंडेंसी को कहते हैं टेम्पोरल रिडंडेंसी, कि टाइम के वाइज हम हर एक फ्रेम को स्टोर ना भी कर सकते हैं, और ये रिडंडेंट डेटा होता है, एक्स्ट्रा डेटा होता है, ठीक है। और एक होता है साइको विजुअल रिडंडेंसी, थर्ड टाइप का। ये क्या कहता है कि ह्यूमन आई जो है हमारा, वो हर एक तरह के इन्फॉर्मेशन को सेम तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जैसे जो भी सेंसिटिविटी होती है, जो भी ब्राइटनेस होता है, सबको एक तरीके से नहीं देखता है। जो लो फ्रिक्वेंसी की होती है ना लाइट, या लो फ्रिक्वेंसी का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा ह्यूमन आई, और हाई इंटेंसिटी के लिए कम सेंसिटिव होता है। तो अगर हम चाहें तो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और हाई वाले पे कम फोकस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा रिडंडेंसी कम हो जाएगा, और लो फ्रिक्वेंसी वाले कंपोनेंट पे हम ज़्यादा फोकस करके उसको ही उसके लिए ही हम बिट्स लगा सकते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी वाले पे हम कम बिट्स लगा सकते हैं या उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, और ये रिडंडेंसी कहलाती है साइको विजुअल रिडंडेंसी। इसका एक और टाइप होता है कि जैसे हमारा ह्यूमन आई जो है ना, हर एक इंटेंसिटी को पर्टिकुलरली जज नहीं कर पाता है। लाइक अगर आप बोल दिया जाए कि 100 इंटेंसिटी और 101 इंटेंसिटी में डिफरेंस बताओ, तो ह्यूमन आई डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उसे दोनों सेम तरीके से ही लगेंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा डेटा है कि 100 है एक, दूसरा 101 है, तीसरा 101 है, तो इसको हम तीनों को 100 100 100 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तीनों डेटा इसका 100 है। इससे क्या होगा, हमारा कंप्रेशन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 103, कि 100 जो है 3 बार आया है। हम ऐसे करके भी इस चीज़ को छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारा डेटा कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी चीज़ें आती है इसे बोलते हैं साइको विजुअल रिडंडेंसी, कि ह्यूमन आई जिस तरह से चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करता है, वो अगर वो सही तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है तो हम उसे सिमिलर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे और उसे कम स्मॉलर नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो डेटा रिडंडेंट एक्स्ट्रा बच जाता है ये बोलते हैं साइको विजुअल रिडंडेंसी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिडेलिटी क्राइटेरिया। ये क्या कहता है
कि कोई इमेज है, इसे हम कंप्रेस करते हैं तो एक छोटा वर्जन में आता है, फिर से डिकम्प्रेस करते हैं तो ये फिर जो है ओरिजिनल वर्जन में जाता है, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू जो ओरिजिनल था। तो ये जो f(x) मिला हमें डिकम्प्रेस करने के बाद, ये f(x) y दिस इज़ नियरली इक्वल टू f(x) y, पूरा इक्वल तो नहीं होता है, नियरली इक्वल होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हम कैसे पता करें कि कितना सही है हमारा जो ये निकला f(x) y, ये कितना क्लोज है ओरिजिनल इमेज के। इस चीज़ को जज करने के लिए दो क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया कहता है कि हम ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जज करें, हम देख के बताएं कि ये कितना सही तरीके से चीज़ों को रिकवर किया है कि नहीं, होता है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या कहता है, कोई मेट्रिक लगाएंगे, कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे और बताएंगे कि ये किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से इमेज जो है हमारा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। तो देख लेते हैं दोनों क्राइटेरिया। तो देखिए सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और रेटिंग है, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैसा हमारा इमेज रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। पहला है वैल्यू 1, वो है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट कब बोलेंगे, जब जो इमेज है हमारा रिकन्स्ट्रक्टेड वाला वो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का होगा, ऐसा होगा जैसा हम चाहते हैं, तो हम बोलेंगे एक्सीलेंट है। फाइन कब बोलेंगे, जब इमेज जो है हाई क्वालिटी का तो होगा, एक्सट्रीम हाई नहीं भी होगा, बट इन्जॉयबल व्यूइंग रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं रहेगी, और जो इंटरफेरेंस रहेगा इमेज में, जो हमने कंप्रेशन के दौरान कुछ उसमें कम हुआ होगा डेटा, बट वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं रहेगा, तो उसे बोलेंगे फाइन। देन पासेबल, पासेबल में क्या है, इमेज में क्वालिटी जो है हाई तो नहीं रहेगा बट एक्सेप्टेबल रहेगा, फिर भी इंटरफेरेंस जो है, जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी वो ऑब्जेक्शनेबल जो है नहीं रहेगी, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शन हो रहा है, कुछ गलत दिख रहा है। उसके बाद आता है क्वालिटी में मार्जिनल। मार्जिनल क्या कहता है, पुअर क्वालिटी, इसमें जो है हम चाहते हैं कि इम्प्रूव हो सके इमेज, और जो इंटरफेरेंस वगैरह हो रहे हैं वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। उसके बाद एक आएगा इन्फीरियर। इन्फीरियर में क्या है, इमेज एकदम पुअर हो जाएगा, इसमें हम चाहेंगे कि ये मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है, पुअर है, इसको इम्प्रूव करना ही होगा, और जो हमारा इंटरफेरेंस है वो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शनेबल होगा, हमें दिखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि कंप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और सबसे घटिया वाला होगा लास्ट वाला, अनयूजेबल, वो इतना घटिया होगा, इतना ख़राब होगा कि हम उसे देख ही नहीं सकते, हम बोलेंगे अरे यार इसको हटाओ, ये देखने लायक नहीं है। कंप्रेशन के टाइम बहुत ही ज़्यादा डेटा जो है, डेटा हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्शनेबल, सॉरी अनयूजेबल। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है, हम देख के बता रहे हैं। बट व्हाट अबाउट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि हम मैथमेटिकली कैसे बताएं कि कितना क्लोज है नहीं है। तो उसके लिए एक होता है रूट मीन स्क्वायर एरर, जिसको बोलते हैं RMSE, ठीक है, और एक होता है मीन स्क्वायर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR, इसी से रिलेटेड एक आता है टर्म PSNR। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिनोट करते हैं कि कैसे दोनों इमेज जो है वो क्लोज हैं। इसका फार्मूला आता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टेड इमेज होता है, रिकन्स्ट्रक्टेड, उसमें से माइनस कर देते हैं ओरिजिनल इमेज के पिक्सल को, उसका स्क्वायर ले लेते हैं और वो हर एक पोजीशन पे लेते हैं, हर एक पिक्सल पे, और 1/mn कर देते हैं, और जो भी फाइनल हमारा रिजल्ट आता है उसको हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वही रूट मीन स्क्वायर एरर हो जाता है। और जो ये हमारा SNR है, इसमें क्या करते हैं कि पहले हम जो हमारा रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज होता है उसको स्क्वायर ले लेते हैं उसके हर एक पिक्सल का, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं हम डिफरेंस ऑफ जो हमारा रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज है माइनस जो ओरिजिनल इमेज था उसके पिक्सल वैल्यू के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा बन जाता है SNR, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिवली कह सकते हैं कि हमारा जो रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज है वो कितना अच्छा है, ठीक है, वो कितना बेटर रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है ओरिजिनल इमेज के रिस्पेक्ट में। अब इमेज कंप्रेशन के टाइप भी होते हैं कि किस तरह से इमेज कंप्रेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉस, डेटा लॉस, कि कितना डेटा लॉस हो रहा है। तो डेटा लॉस के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये क्लासीफाई हो सकता है दो तरीके से, एक तो होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी, दो तरीके का कंप्रेशन होता है। तो लॉसलेस क्या बोलता है कि जो है हमारा इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व हो रहा है, हमारा कंप्रेशन जो है वो ऐसा हो रहा है कि हमारा कोई भी डेटा जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन था वो सब रह रहा है, डेटा लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या दिक्कत है, कंप्रेशन रेशियो जो है वो लो मिलता है, क्योंकि डेटा लॉस नहीं होगा तो हम जो कंप्रेशन रेशियो है वो कैसा मिलेगा, 3, 4, 10, 20, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होगा, 100-200 टाइम्स कंप्रेशन नहीं होगा, तो डेटा लॉस कम होगा, ठीक है। और इसे हम कहेंगे लॉसलेस, इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा प्रिजर्व रह जाएगा है, ठीक है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहेगा। हम जब उसे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो सेम टू सेम वही डेटा मिलेगा जो ओरिजिनल डेटा था बिफोर कंप्रेशन। बट दूसरा होता है लॉसी, ये नॉट इन्फॉर्मेशन प्रिजर्विंग होता है, इसमें जो है हमारा डेटा लॉस हो जाता है।
क्योंकि जब कंप्रेशन करते हैं तो कुछ डेटा लॉस्ट हो जाता है, बट हमारा कंप्रेशन रेशियो बहुत ही हाई अचीव होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कंप्रेशन रेशियो 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 500 टाइम्स तक अचीव हो जाता है। बट डेटा जो है इतना लॉस हो जाता है कि जब उसे हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं तो हमें लग जाता है कि ओह कुछ डेटा तो मिसिंग है, हमारा ऐसा तो था नहीं, डेटा मिसिंग पता चलता है। तो ये लॉसी और लॉसलेस दो टाइप का होता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे तो कि हमें कौन सा वाला एल्गोरिथम लगाना है, तो हमें वो देखना होगा कि हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए या कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा चाहिए। अगर हमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए, कंप्रेशन रेशियो कम भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, लॉसलेस यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हमारा क्वालिटी अच्छा रहेगा। बट अगर हमें कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, लॉसी यूज़ करेंगे। हमें जगह बचाना है, स्टोरेज बचाना है, बैंडविड्थ बचाना है, तो हम लॉसी वाला यूज़ करेंगे। तो इस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। तो क्या क्या टाइप हैं देख लीजिए। एक होता है रिपीटिटिव सीक्वेंस इनकोडिंग, ये एक टाइप होता है कंप्रेशन का, जिसके अंदर होता है रन लेंथ इनकोडिंग वगैरह, ठीक है, हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर एक ही पिक्सल बहुत बार आया है 100 100 100, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीधे लिख देंगे कि 100 जो है वो 4 बार आया, ठीक है। तो एक ही बार में इतना में ही हम इतना इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दे रहे हैं। दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग। इसमें क्या होता है, हफमैन कोडिंग, अरिथमेटिक कोडिंग, लम्पेल-जिव कोडिंग, ये सब आता है। इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट जो जैसे प्रोबेबिलिटी होते हैं बहुत सारे, कोई प्रोबेबिलिटी है किसी सिंबल का, मान लीजिए सिंबल ए है, इसका प्रोबेबिलिटी 50% है, सिंबल बी का प्रोबेबिलिटी जो है 30% है, और सिंबल सी का प्रोबेबिलिटी 20% है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको छोटा कोड देते हैं, जैसे 0 या 1। जो बड़ा प्रोबेबिलिटी है उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोड देते हैं, 0 0 या 0 1, इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि जो बार बार आ रहा है वो छोटा कोड में रहेगा, और जो कम आ रहा है वो बड़ा कोड में रहेगा। तो टोटल जो हमारा नंबर ऑफ़ कोड्स जो रहेगा किसी भी मैसेज में वो कम हो जाएगा और हमारा कंप्रेशन अचीव हो जाएगा। तो ये स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग में आता है। उसका होता है लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग। प्रिडिक्टिव कोडिंग में प्रिडिक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है, बट ये भी लॉसलेस होता है कि इंफॉर्मेशन का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, जैसे DPCM, ये प्रिडिक्टिव कोडिंग है। और लास्ट होता है बिट प्लेन कोडिंग। बिट प्लेन कोडिंग भी एक टाइप का कोडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि इमेज को डिफरेंट बिट प्लेन्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और हर एक बिट प्लेन पे हम कोई ना कोई एल्गोरिथम लगा के उसको अलग अलग कंप्रेस कर देते हैं। जब हम बिट प्लेन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी इमेज को, तो क्या होता है, हर एक बिट प्लेन 1010 का कुछ बन जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये 10 को अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो बहुत आसान है। हम बता देंगे कितना 1 है कितना 0 है। जैसे एक 1 है, फिर बोलेंगे एक 0 है, फिर बोलेंगे एक 1 है, फिर बोलेंगे 3 0 है, 0 जो है 3 बार है, फिर 1 जो है 1 बार है, फिर बोल देंगे 0 जो है 2 बार है, फिर बोल देंगे 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7 बार है, 1 7 बार है, फिर बोल देंगे 0 जो है 3 बार है। इस तरह से 1 और 0 कितना बार है वो हम बता के कंप्रेस कर सकते हैं डेटा को। तो इस तरह से बिट प्लेन कोडिंग में यही होता है। तो आई होप इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशन का बेसिक क्यों कंप्रेशन करते हैं, उसका मोटिवेशन क्या है, क्या क्या टाइप का कंप्रेशन होता है, किस किस टाइप की रिडंडेंसी होती है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, और रिडंडेंसी डेटा, रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा।